हेलो व्यूवर, वेलकम टू अनीता एम जी के ट्रिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो लेकर आई हूँ राजा महेंद्र प्रताप से राज्य विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के। तो ये आपका सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि स्वयं की समझ, और फर्स्ट यूनिट है। और एक ही यूनिट में मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाली पूरी यूनिट को, और इसमें थोड़ी लंबी होने वाली है वीडियो, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, तो आप इस बुक को इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी बुक में आपके जो अब्राहम मैस्लो हैं, जिन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, 5 स्तर बताए थे, निम्न स्तर से उच्च स्तर के इनके जो सिद्धांत थे, एंड कार्ल रोजर्स, और जो युंग है, स्प्रेंगर है, और सिगमंड फ्राइड है, तो सभी आपको इस बुक में मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। ये बुक है आपकी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर कैटल का सील गुड का जो सिद्धांत है वो भी आपको पढ़ना होगा इसमें। बाकी मैं आपको एमसीक्यू करा रही हूँ। ये जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये सेकंड सेमेस्टर आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो कुछ नया नहीं है इसमें, बाकी आप लोगों के पढ़े हुए हैं, जैसा कि इन्होंने ये कार्ल रोजर्स ने सिद्धांत दिए थे, ठीक। तो चलिए हम डायरेक्ट इसके एमसीक्यू पर आते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि आत्म विकास किस प्रकार का होता है। तो आत्म विकास क्या होता है, देखिए, सापेक्षिक और व्यक्तिनिष्ठ दोनों होता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इस वीडियो को करने वाली हूँ कंप्लीट, क्योंकि इसमें कम से कम 300 प्रश्न हैं। ओके, सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सा। दूसरा प्रश्न है, आत्म विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो मानव व्यवहार को पूर्णतः को जानने हेतु, यानी कि मानव व्यवहार को पूर्ण जानने को हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन सा हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। एंड सेकंड, हमारा थर्ड प्रश्न है कि आत्म विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को कहते हैं। किसको कहते हैं, गुणात्मक। हाँ, ठीक है, यानी कि जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता एवं व्यवहार में सुधार की जानकारी मिलती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन अ। ओके, सो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म विकास का आयाम है। तो देखिए, शारीरिक है, भावनात्मक है, बौद्धिक है, तो सभी आयाम है इसकी। क्या है, सभी सी के आयाम है। एंड 5 प्रश्न है हमारा, आत्म विकास के भावनात्मक आयाम में शामिल है। तो देखिए, सेवा करना। क्या है, सेवा करना, इसका करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न है, आत्म की प्रथम अवस्था में आत्मज्ञान की प्रकृति होती है, तो ज्ञानात्मक होती है। यहाँ प्रथम अवस्था की पूछिए तो कैसी होती है, ज्ञानात्मक होती है। ओके, अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के जीवन को आशावान व आनंदपूर्ण बनाने वाला घटक है। तो अनुकूल व्यक्तित्व, संप्रेषणकर्ता, सकारात्मक सोच, सभी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, ये वीडियो मैंने खुद के लिए भी बनाई है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। स्वयं की अवधारणा का संबंध होता है हमारे विचारों से, आत्मविश्वास से, चेतना से, निर्णय से। किससे होता है, हमारे विचारों से होता है। किससे होता है, हमारे आत्मविश्वास से होता है, ठीक है, विचार नहीं, आत्मविश्वास से होता है, क्योंकि स्वयं की अवधारणा का संबंध पूछा गया है, तो किससे होता है, आत्मविश्वास से होता है। ओके, तो आप याद रखना कि स्वयं की अवधारणा का संबंध होता है हमारे आत्मविश्वास से। ओके, एंड वह कौन सी आत्म अवधारणा है जो हमें बताती है कि हम कैसे बनना चाहते हैं। हम कैसे बनना चाहते हैं, यानी कि हम क्या है, कैसे बनना चाहते हैं। तो ये है आदर्श स्वयं। आदर्श स्वयं की वह कौन सी आत्म अवधारणा है जो हमें बताती है कि हम कैसे बनना चाहते हैं, यानी कि स्वयं की धारणा होती है कि हम कैसे बनना चाहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि वह कौन सी स्वयं अवधारणा है कि हमें विचार करना चाहिए कि हमें कैसे बनना है, हमें कैसे बनना है। तो ये है आपका जिम्मेदार स्वयं। क्या है, जिम्मेदार स्वयं है कि हमें कैसे बनना है। ओके, 10वां प्रश्न है ये, राइट आंसर है अ, कि हमें कैसे बनना है। तो जिम्मेदार स्वयं कौन सा घटक आत्म अवधारणा बनाता है, कौन सा बनाता है आत्म अवधारणा। तो वास्तविक आत्म, आत्ममूल्य, आदर्श,
आत्म। तो ये सभी करेक्ट आंसर है इसका द। ओके। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी स्वयं अवधारणा है कि हमारी क्षमता के बारे में विचार है कि हम किस हद तक बन सकते हैं, यानी कि हम किस हद तक बन सकते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन आ, संभावित है कि हम किस हद तक बन सकते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न कि कौन सी स्वयं अवधारणा है कि हमारी क्षमता के बारे में विचार है कि हम किस हद तक बन सकते हैं। तो संभावित है कि हम इस हद तक बन सकते हैं। आत्म अवधारणा किसके बारे में होती है, तो ये अपने बारे में होती है। किसके बारे में होती है, स्वयं के बारे में होती है। ओके। अगला प्रश्न है वह कौन सी आत्म अवधारणा है कि भविष्य में हम क्या हो सकते हैं, कि भविष्यवाणी के बारे में है। तो ये भविष्य में मतलब मुझे उम्मीद थी, क्या है, मुझे उम्मीद थी कि हम भविष्य में ये बन सकते थे। ठीक है, बन सकते हैं, मुझे उम्मीद थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब। आत्म अवधारणा की विशेषता है, तो देखिए सभी विशेषताएं इसकी, यानी कि आत्म छवि है, आत्ममूल्य, आदर्श, स्व है। 15वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आत्मज्ञान किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, सामाजिक अंतक्रियाओं से प्राप्त होता है आत्मज्ञान। ठीक है। 16वें का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन अ। आत्म समझ व्यक्ति की समझने की क्षमता है अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार को, अपने कार्यों को, अपनी प्रतिक्रिया को, सभी को। ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है वास्तविक आत्म का निर्माण किससे होता है। वास्तविक आत्म का निर्माण किससे होता है, तो देखिए वास्तविक आत्म का निर्माण होता है छवि से। 18वें का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक आत्म का निर्माण किससे होता है, तो ये आत्मज्ञान से होता है, छवि से नहीं होता है, आत्मज्ञान से होता है। राइट आंसर हमारा आ हो जाएगा कि वास्तविक आत्म का निर्माण किससे होता है, आत्मज्ञान से होता है। एंड स्वयं का विकास समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, ये कहा है कूली और मीड ने, याद रखना। एंड आत्म अवधारणा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए दोनों तो हो ही नहीं सकता रुक रुक कर निरंतर, तो आपका निरंतर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पश्चिमी विचारधारा स्वयं को मानती है, तो देखिए ये मानती है दूसरों से अलग एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में मानती है। ऑप्शन बाय इसका राइट आंसर है। एंड दर्शन उस अध्ययन को कहा जाता है जिसके द्वारा तथ्य का ज्ञान हो सके। भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वयं का तात्पर्य है, स्वयं का तात्पर्य है स्वयं की पहचान और स्वयं का व्यक्तित्व। उपयुक्त सभी यानी कि हमारा ऑप्शन दोनों करेक्ट आंसर है। भारतीय दर्शन का भाग है, आस्तिक और नास्तिक दोनों ही भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन आस्तिक के पूछे जाए तो 6 भाग होते हैं, यानी कि 6 अंग आस्तिक के। सच्चा आत्मा होता है, तो सच्चा आत्म अपरिवर्तनीय होता है, अप्रभावित होता है, अमर होता है। तो सभी करेक्ट आंसर है इसका द। अगला प्रश्न है पश्चिमी दर्शन का मुख्य उद्देश्य है प्रज्ञावान या बुद्धिमान व्यक्ति बनाना। ठीक है, लेकिन भक्ति कर्म पूजा तो इसमें नहीं आएगी, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। एंड भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण होता है तो धार्मिक होता है, व्यक्तिक होता है, सामाजिक होता है। 27वां प्रश्न है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये कैसा होता है, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण होता है धार्मिक, व्यक्तिक तो होता ही नहीं है, कैसा होता है, धार्मिक होता है। अगला है भारतीय दर्शन का जनक कौन है, तो शंकराचार्य हैं भारतीय दर्शन के जनक हैं। पाश्चात्य दर्शन में प्रधानता होती है, तो देखिए विज्ञान की होती है, किसकी होती है, विज्ञान की होती है। आस्तिक दर्शन का समर्थक है, यानी कि आर्थिक दर्शन समर्थक हैं किसके, वेद। क्या है, वेद हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ओके, वेद हमारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आस्तिक दर्शनों की संख्या होती है 6 होती है। कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के कुल कितने कारक बताए हैं, 3 बताए हैं कार्ल रोजर्स ने। अब्राहम मैस्लो की पूछे जाएं आवश्यकता को, तो उन्होंने 5 बताए हैं। अगला प्रश्न है जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा वास्तविकता से मेल खाती है, तो ये सर्वांग समता को संदर्भित करती है। ऑप्शन बाई इसका राइट आंसर है। कार्ल रोजर्स द्वारा आत्म अवधारणा के कारक यानी कौन कौन से हैं, तो स्वच्छवि है,
और आदर्श स्व है एंड आत्मसम्मान है। 3 है ये। तो ए बी ना, ए डी और ई, ए डी ई, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सा। ओके। एंड रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, रोजर्स के अनुसार आदर्श स्व होता है। रोजर्स के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एकता की स्थिति में रहना चाहिए। ठीक है। एंड आत्म अवधारणा अथवा स्वयं को समझना को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यात किसने किया है? ये क्या है? कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने। अगला है व्यक्ति का आदर्श स्व कैसे प्राप्त होता है? तो उसके बचपन के अनुभवों एवं माहौल से। छात्र के स्वयं के विकास में योगदान देने वाले कारक कौन से हैं? तो सभी हैं। आयु है, शिक्षा है, मीडिया है, और लगता नहीं मीडिया है, लेकिन इसके अनुसार है। कार्ल रोजर्स के आदर्श स्व का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार अपेक्षित नहीं उच्च आदर्शों की, यही होगा, अपेक्षित समझता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है जॉर्ज टर्नर द्वारा विकसित आत्मवर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार आत्म अवधारणा में कौन से तत्व निहित हैं? तो व्यक्तिगत पहचान से संबंध रखने वाला और सामाजिक पहचान से संबंध रखने वाला दोनों हैं। तो हमारा ए और बी इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी। ठीक। एंड स्व या आत्मा के विकास एवं निर्धारण में आवश्यक तत्व हैं। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक पहचान। एंड स्व अवधारणा आत्मन का संज्ञानात्मक या वर्णनात्मक घटक है। ठीक है, ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्व अवधारणा को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें गहरे विश्वास एवं दृष्टिकोण एवं मूल्यों का प्रभाव है। आत्म जागरूकता का तात्पर्य है आत्म जागरूकता का वातावरण के उद्दीपकों के प्रति मानसिक सचेतन, यानी कि ऑप्शन आई इसका करेक्ट आंसर है, इसका सा करेक्ट आंसर है। ठीक है। एंड जो मैं सोचता हूँ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास रहता है आदि संबंधित अथवा संदर्भित करता है। तो आत्म अवधारणा को जब कोई व्यक्ति अपने सभी आयामों एवं अनुभूतियों से अवगत होता है तो कहलाता है स्व अवधारणा। ठीक है। अगला प्रश्न है स्व अवधारणा की विशेषता नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर है स्व अवधारणा की विशेषता नहीं है। तो इसमें निम्न विश्वास एवं दृष्टिकोण सम्मिलित है, तो निम्न नहीं होता है, उच्च ही होता है। आस्तिक दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन ये सभी हैं, वैशेषिक, सांख्य और योग। आस्तिक हैं, कपिल है, पतंजलि है, गौतम है, तो ये सभी आस्तिक हैं। 6 मैंने आपको बताए थे ना, तो ये 6 यही वाले हैं। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रदर्शन करते हैं तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसी को आत्मसंप्रत्यय या फिर आत्मधारणा कहा जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रदर्शन करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक संदर्भ में है। किस में है? मनोवैज्ञानिक संदर्भ में है। 51वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। नास्तिक दर्शन है, तो देखिए नास्तिक जो दर्शन है वो 3 यही हैं, याद रखना, चार्वाक है और जैन एंड बौद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न है आत्म अवधारणा एक व्यापक विचार है जो हमारे पास है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। ठीक है, यानी कि एक व्यापक विचार है जो हमारे पास है कि हम कौन हैं, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है नील का, 53 का राइट आंसर है नील। ठीक। एंड नास्तिक दर्शन नहीं है, तो जैन है नास्तिक और बौद्ध भी है, योग नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मनुष्य मन और आत्मा का मिश्रण है। ये ऑगस्टीन का है, किसका है? मन यानी कि मनुष्य मन और आत्मा का
यानी कि मन और शरीर का मिश्रण है, ठीक है। और मन सरल, चेतन तथा आध्यात्मिक तत्व है, तो अगस्टिन का है। आस्तिक दर्शन नहीं है, आस्तिक दर्शन नहीं है, जैन नहीं है, बाकी ये सब आस्तिक हैं, ओके। एंड परलोक और मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास कौन सा दर्शन नहीं रखता है, तो चार्वाक, क्योंकि ये तो सभी आस्तिक हैं, ये क्या है, नास्तिक है। लोकायत दर्शन किस दर्शन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चार्वाक को, ओके। अगला प्रश्न है, आत्मनियंत्रण को प्रभावित करने वाला कारक है। आत्मनियंत्रण को मानसिक स्वास्थ्य, वातावरण और सामाजिक सभी हैं ये, ठीक है। 59वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, आत्मनियंत्रण का प्रकार है आवेग नियंत्रण, भावनात्मक नियंत्रण, गति नियंत्रण, सभी हैं। एंड आत्म विकास के लक्षण का उदाहरण, यानी कि आत्म विकास के लक्ष्य का उदाहरण है, तो ये हमारा राइट आंसर है कि अधिक फिट एवं स्वस्थ बनना, जीवन में सफलता एवं विकास के लिए अधिक जीवन कौशल प्राप्त करना, और वह दोनों हैं। पश्चिम में आत्म अवधारणा के विचार को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया है, तो दोनों ने दिया है, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने। आत्म को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो सभी हैं, योग है, ध्यान है और स्वास्थ्यवर्धक है, आदतें हैं, ठीक है। एंड आत्मनियंत्रण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो संवेग नहीं है, ठीक है। 64वें का हमारा राइट आंसर है संवेग, यानी कि आत्म व्यक्ति के विचारों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, विचारों पर आधारित होता है, इसका राइट आंसर है। आत्मनियंत्रण का प्रकार नहीं है, तो चिंतन आत्मनियंत्रण का प्रकार नहीं है, बाकी गति नियंत्रण है, आवेग नियंत्रण है, भावनात्मक नियंत्रण है। अगला है, आत्म किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को दिशा प्रदान करता है। आत्म अवधारणा एक यानी कि 68वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, आत्म अवधारणा एक व्यापक विचार है। क्या है, व्यापक विचार है, ओके। अगला है, आत्म है किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति का अनुभव, दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों ही हैं। और भारतीय दर्शन के प्रकार है, 2 प्रकार के होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। 70वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। एंड अगला प्रश्न है कि आत्म मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति के दिमाग की आंतरिक कार्यप्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, तो हमारा यह इसका राइट आंसर दोनों ही हो जाएगा, ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल रोजर्स के अनुसार स्वयं अवधारणा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक स्वयं तक पहुंचना चाहता है, आदर्श स्वयं तक पहुंचना चाहता है, वास्तविक एवं आदर्श स्वयं तक पहुंचना चाहता है, दोनों। सा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सा नहीं होगा। कार्ल रोजर्स के अनुसार स्वयं अवधारणा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आदर्श स्वयं तक पहुंचना चाहता है, ठीक है, आदर्श स्वयं तक, वास्तविक तक नहीं आएगा। कार्ल रोजर्स के अनुसार आदर्श स्वयं तक पहुंचना चाहता है। एंड अगला हमारा प्रश्न है कि स्वयं के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विचार या परिप्रेक्ष्य है, वह है स्वयं के में अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य करेक्ट आंसर है। और व्यक्ति स्वयं के विषय में सोचता है तथा अपने विषय में जो अवधारणा विकसित करता है उसे आत्म अवधारणा कहते हैं। आत्म अवधारणा करेक्ट आंसर है। 64वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, स्वयं के विकास में अहम भूमिका है, किसकी है, स्वयं के विकास में समाजीकरण की प्रक्रिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। आत्म अवधारणा अथवा स्वयं अवधारणा के प्रकार हैं, तो देखिए इसका वास्तविक और आदर्श स्वयं। आत्म अवधारणा अथवा स्वयं अवधारणा के प्रकार हैं, करेक्ट आंसर है इसका वास्तविक और आदर्श स्वयं। एंड स्वयं के विकास में सहायक एजेंसी है, सभी हैं, ठीक है। एंड व्यक्ति अपने विषय में क्या सोचता है या प्रत्यक्षीकृत करता है, जैसे वह कौन है उसमें क्या विशेषताएं का संबंध है, वह कौन है, तो करेक्ट आंसर इसका वास्तविक स्वयं है ये, कि वह कौन है, ओके। अगला प्रश्न है कि थॉमस एवं उसके सहयोगियों ने व्यक्तित्व विकास के लिए, इसका राइट आंसर हमारा
ये देखिए केवल केवल वाला काट दीजिए यहाँ पर। आनुवांशिक कारकों एवं धार्मिक कारकों की अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है, या फिर आनुवांशिक कारकों एवं परिवेशीय, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, एंड अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं, तो आनुवांशिक कारक एवं परिवेशीय कारक। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका सा। अगला प्रश्न है समस्त विचार या सिद्धांत व्यक्ति द्वारा चिंतन के ही परिणाम है, यानी कि समस्त विचार या सिद्धांत व्यक्ति द्वारा चिंतन के ही परिणाम है। 81वीं का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका अस्तित्ववादी, यानी कि चिंतन के ही परिणाम है, ये कहा अस्तित्ववादी विचारधारा। अगला प्रश्न है किस विचारधारा का संबंध व्यक्ति के स्वयं के मूल्यांकन में, भावनाओं और संवेदनाओं के अध्ययन में है। स्वयं में, ठीक है, और स्वयं के मूल्यांकन में, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका अस्तित्ववादी। 82वीं का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सा। ठीक है, अब वैदिक काल में विद्या के केंद्र थे तो गुरुकुल थे। एंड प्रदर्शन की कौन सी विचारधारा चिंतन एवं सिद्धांत को गौड़ मानती है, तो अस्तित्ववादी। वैदिक काल में प्रारंभ यानी कि विद्यारंभ को कौन सा जन्म माना जाता है, द्वितीय जन्म माना जाता है। ठीक, अब ये है सर्वशास्त्र प्रयोजनमात्म दर्शनम। सूक्ति का अर्थ है स्वयं को जानना। क्या है? स्वयं को जानना। एंड उपनयन संस्कार में किया जाता है, तो विद्यारंभ एंड ब्रह्मचर्य व्रत का प्रारंभ, दंड, कमंडलम और एवं मृगशाला का प्रयोग, सभी हैं करेक्ट आंसर हैं। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति द्वारा स्वयं को जानना अथवा आत्म अवधारणा को समझना। सा हमारा इसका करेक्ट आंसर 88वीं का। अगला है वैदिक काल में शिक्षा कब प्रारंभ की जाती थी, तो ये की जाती थी सभी के बाद, यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन द। एंड अगला हमारा प्रश्न है भारतीय दर्शन में आत्म अवधारणा का रूप है, कौन सा रूप है, तो ये है सचेतन। क्या है? सचेतन प्रकृति। भारतीय दर्शन में आत्म अवधारणा का रूप है सचेतन प्रकृति। उपनयन का अर्थ होता है अध्यापक के पास ले आना, यानी कि गुरु के पास ले जाना। एंड वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, क्या था वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम? संस्कृत। हमारा राइट आंसर है। एंड आत्म अवधारणा की विशेषता नहीं है, तो आत्म अवधारणा की विशेषता नहीं है, हमारा जो करेक्ट आंसर है उसका भ्रमात्मक स्थिति। भ्रमात्मक स्थिति नहीं है, आत्म छवि है, आत्ममूल्य है एंड आदर्श है। ओके, लेकिन ये हमारा नहीं है। एंड अगला प्रश्न है कि आत्म अवधारणा व्यवस्थित होती है क्योंकि यह यानी कि हमारे अनुभवों को वर्गीकृत करती है, यह हमारे अनुभवों को इस प्रकार फिट करती है कि वे हमारे लिए अर्थपूर्ण है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, बाकी आप पढ़ लेना इसे। एंड स्वयं का विकास किसके माध्यम से होता है, स्वयं का विकास किसके माध्यम से होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हमारा करेक्ट आंसर इसका समाजीकरण के माध्यम से होता है स्वयं का विकास। मीड के अनुसार आत्म अवधारणाएं धीरे धीरे किसी के जीवन में उभरती है और यह जीवन भर कथित अनुभवों से आकार लेती रहती है। करेक्ट आंसर है इसका हमारा सा, यानी कि इसके भी दोनों ही ये राइट हैं। और अगला हमारा प्रश्न है 97वां, प्रज्ञावान या बुद्धिमान बनाना किस दर्शन का उद्देश्य है, प्रज्ञावान या फिर बुद्धिमान बनाना। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, पाश्चात्य दर्शन का। आत्म अवधारणा सीखी जाती है, किसने कहा है कि आत्म अवधारणा सीखी जाती है, तो ये कहा है मीड ने कहा है कि आत्म अवधारणा जो है वो सीखी जाती है। चलिए ठीक है, सीखी जाती है। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन किस दर्शन के प्रकार है, भारतीय दर्शन के प्रकार है। आत्म अवधारणा विकसित होती है, आत्म अवधारणा विकसित होती है, तो इसका सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आत्म अवधारणा सीखी जाती है
और आत्म अवधारणा व्यवस्थित होती है, आत्म अवधारणा गतिशील होती है। सभी करेक्ट आंसर है। परिवर्तन से डरने वालों में होता है आत्मबल बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो परिवर्तन से डरते हैं उनमें आत्मबल कम ही होता है और आत्मविश्वास की कमी का कारण नहीं है दुखी बचपन। मानसिक शक्ति नहीं है, बाकी ये सब हैं। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा बनती है अपने विचारों और दूसरों के साथ योगदान से। सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा बनती है, ये हमने करा दिया है। एंड आत्म विकास के चरण हैं। आत्म विकास के 4 चरण हैं या फिर 3 चरण हैं। तो आत्म विकास के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। ओके, एंड आत्म अवधारणा हो सकती है। आत्म अवधारणा कैसी हो सकती है? आप आत्म अवधारणा हो सकती है, देखिए, पारिवारिक, शारीरिक और शैक्षिक दोनों। विश्वास शक्ति है, मानसिक, आध्यात्मिक। तो करेक्ट आंसर है इसका दोनों ही है, मानसिक भी है और आध्यात्मिक भी है, यानी कि आध्यात्मिक भी है। अब आत्म अवधारणा है, कानूनी है। कैसी है? कानूनी है और स्वस्थ आत्मविश्वास वाले लोगों में होती है। सकारात्मक आत्म छवि होती है। कैसी होती है? सकारात्मक आत्म छवि होती है और मुखरता होती है। आत्म अवधारणा संयोजन से नहीं बनती है। इसका तो हमारा दोनों ही है, याद रखना कि स्वस्थ आत्मविश्वास वाले लोगों में होती है सकारात्मक आत्म छवि और मुखरता दोनों होती हैं। लेकिन 9वां हमारा प्रश्न है कि आत्म अवधारणा संयोजन से नहीं बनती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी सा हो जाएगा, आत्म आलोचना से। ठीक है, क्या है? आत्म आलोचना आत्मविश्वास की कमी का कारण होता है। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि दुखी बचपन और स्कूल का खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 100% ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण सबसे ज़्यादा होता है ये स्कूल का शैक्षणिक, यानी कि खराब शैक्षणिक जो प्रदर्शन होता है और दुखी बचपन होता है। ठीक, ये वही समझ सकते हैं जो कि स्कूल के खराब शैक्षणिक प्रदर्शन में उन्होंने पढ़ा हो। ठीक, एंड आत्म अवधारणा को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो देखिए, श्रम नहीं करता है। श्रम हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, एंड अगला प्रश्न है कि आत्मबल बनाने का उपाय है। आत्मबल बनाने का उपाय क्या है? सॉरी फील करने में समय खराब ना करें, बिल्कुल दूसरों की नज़र में खुद का आकलन ना करें और बदलाव से ना डरें, सभी है। आत्म अवधारणा नहीं होती है। तो देखिए, आत्म अवधारणा निंदनीय, निष्क्रिय या गतिशील या सक्रिय है। तो आत्म अवधारणा कैसी नहीं होती है? निष्क्रिय नहीं हो सकती है, निष्क्रिय नहीं होती है। आत्म अवधारणा का घटक नहीं है तो आत्म विश्लेषण नहीं है, आदर्श आत्म है, आत्म छवि है, आत्मसम्मान है। एंड आत्म अवधारणा का प्रकार है, बिल्कुल सभी हैं। ठीक है, आत्म अवधारणा का जो प्रकार है वो सभी हैं, यानी कि आदर्श है और जिम्मेदार स्वयं एंड संभावित स्वयं। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान की यह अवधारणा है कि परिवर्तनों में हर्ष केवल वृद्धावस्था या मध्यावस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विकास, भाई कहाँ गया, यह विकास की कमी अवस्थाओं में पाया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पर सत्य करना है आपको। एंड अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बालक का व्यवहार संबंधी परिवर्तन विकसित होता है। इसका जो राइट आंसर है 117वें का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सा हो जाएगा, यानी कि उसकी मूल प्रवृत्ति के कारण, उसके जन्मजात प्रेरक के कारण। ओके, अगला है, मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसे माना जाता है? किस मनोवैज्ञानिक माना जाता है? मानवतावादी का ये अब्राहम मैस्लो को माना जाता है। 118वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अब्राहम मैस्लो का। इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। देखिए, अब मास्लो ने विकास के संबंध में मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये कब किया? 1930 या 1960 या 1985 या फिर 1850। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1960 हमारा इसका राइट आंसर है। विकासात्मक मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि किस प्रकार समय के साथ व्यक्तियों में परिवर्तन होता है। समय के साथ ये देखिए इसका है शेफर का ये। अभी मैंने आपको कैसे बताया शेफर का, तो देखिए मैंने बताया आपको समय के साथ, मैंने ये यहाँ पर ये पढ़ लिया, बस समय के साथ है, शेफर है, सा से समय, सा से शेफर है, ठीक है। एंड मास्लो के पदानुक्रम मॉडल में सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है आत्मसिद्धि की है। देखिए यहाँ पर सबसे उच्च की पूछा है, अगर उच्च की भी पूछते तो आत्मसम्मान इसमें आ जाता, लेकिन सबसे उच्च स्तरीय पूछा तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। ऑप्शन बा। ये आप सेकंड सेमेस्टर में सब कुछ पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं। एंड विकासात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भाधान से मृत्यु तक मानव प्राणियों के विकास का अध्ययन होता है। गर्भाधान से मृत्यु तक हर किसी का, यानी कि हर लॉक इसका राइट आंसर है, हर लॉक, क्लार्क नहीं है, हर लॉक है, ठीक है। याद कैसे करना है, गर्भाधान से मृत्यु तक मानव प्राणियों के विकास का अध्ययन होता है, और गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक फिर वो हर कोई जाता है मृत्यु तक, गर्भाधान से मृत्यु तक। एंड मास्लो के अनुसार व्यक्ति की सबसे प्रबल आवश्यकता कौन सी होती है? सबसे जो प्रबल आवश्यकता होती है ना, वो दैहिक आवश्यकता होती है, जो कि सबसे निम्न स्तर की भी है ये। एंड मास्लो ने मानव की आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। देखिए इन्होंने 5 पदानुक्रम बताया, देखिए इस तरह से बताया। देखिए यहाँ पर ये हमारा है सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है हमारी शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। पहली शारीरिक आवश्यकता, इसमें रोटी कपड़ा मकान सब कुछ आ जाता है। दूसरी है सुरक्षा, अब रोटी कपड़ा मकान हमें मिल गया तो इसकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। दूसरी आवश्यकता यहाँ उभरती है। तीसरी आवश्यकता उभरती है, यानी कि ये होता है संबंध, प्रेम, यानी कि परिवार हो अपना, ठीक है। तीसरी आवश्यकता ये हो जाती है। फिर चौथी आवश्यकता हमारी आती है आत्मसम्मान। 2 तरह का होता है, एक स्वयं से सम्मान, एक दूसरों से सम्मान। 5वीं आवश्यकता है ये है आत्मसिद्धि, यानी कि इसमें क्या है, सर्वोच्च प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद कोई भी आवश्यकता नहीं उभरती है। एंड अगला हमारा प्रश्न है, बालक अधिकांश व्यवहार किस कारक के प्रभाव से सीखता है? तो ये किसके कारण से सीखता है? 125वें का राइट आंसर बताइए। आप वातावरण संबंधी कारकों से सीखता है। एंड स्वयं का प्रयोग किस भावना को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, बिल्कुल दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? 127वां हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका मानव विकास के ह्रास का। ओके, विकासात्मक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव विकास के ह्रास का। आत्म अवधारणा में कौन से मूल्यों का प्रभाव निहित होता है? आत्म अवधारणा में गूढ़ दृष्टिकोणों का, ये सभी होता है। इसका राइट आंसर हमारा दा हो जाएगा, ठीक है। 128वें का द करेक्ट आंसर है। एंड विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय या उद्भव निम्न में से किसके रूप में हुआ है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में यही हो जाएगा, ठीक, या फिर बाल मनोविज्ञान। देखिए यहाँ पर इसका ये नहीं होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय या उद्भव निम्न में से होता है बाल मनोविज्ञान के रूप में होता है। ओके, अच्छे चरित्र के व्यक्ति का गुण है विश्वसनीय, ईमानदार। बुरे चरित्र के व्यक्ति का गुण नहीं है तो ईमानदारी नहीं है। अगला प्रश्न है, बुरे चरित्र के व्यक्ति का गुण अविश्वसनीय, बेईमान। अच्छे चरित्र के व्यक्ति का गुण नहीं है तो धोखेबाजी नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। एंड आत्मविकास का उद्देश्य है, दोनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ लेना एक बार ये, कि उस वातावरण के अनुकूल होना जिसमें व्यक्ति रहता है। और व्यक्तित्व लक्षण है, व्यक्तित्व लक्षण है बहिर्मुखता, सहमतता, खुलापन, सभी करेक्ट आंसर है। आत्म सभी किसके बारे में होते हैं? देखिए स्वयं के बारे में होता है। और व्यक्ति में विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो आप व्यक्ति में विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? किस अवस्था से होता है? शैशव अवस्था,
बालावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था से। सेल्फ थ्योरी किस दृष्टिकोण को कहा जाता है? सेल्फ थ्योरी अगर पूछा जाए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मानवतावादी दृष्टिकोण, सेल्फ थ्योरी। ठीक है। एंड आत्मसम्मान की आवश्यकताओं में भावना सम्मिलित है, तो सभी करेक्ट आंसर हैं। ओके। एंड मास्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में महत्व दिया है, तो व्यक्तिगत विवृद्धि, व्यक्तिगत मूल्यों को, आत्मनिर्देशन की क्षमता को। 140वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी को। सम्मान की आवश्यकता में निहित है, सम्मान की आवश्यकता, दूसरे व्यक्तियों से सम्मान पाने की आवश्यकता, बिल्कुल सही है। एंड मास्लो का मानना है कि व्यक्ति केंद्र होता है, अनेक मानसिक शक्तियों का, मानसिक क्षमताओं का, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मास्लो द्वारा वर्णित आवश्यकताओं के पदानुक्रम मॉडल में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, सबसे उच्च स्तर की। एंड मास्लो के अनुसार प्रत्येक बालक विकास क्रम में अपने अंदर विकसित कर लेता है आत्मबोध और स्वयं को पहचानने की क्षमता, दोनों ही। मास्लो के अनुसार उच्च स्तर की आवश्यकता है, उच्च स्तर की देखिए सम्मान की भी है और इसकी भी है, तो फिर हमारे तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है। और मास्लो ने निचले स्तर की आवश्यकताओं में रखा है दैहिक आवश्यकताओं को, सुरक्षा की आवश्यकताओं को, 3 रखा है। एक यानी कि शारीरिक हो गई पहले, फिर आपकी ये हो गई सुरक्षा की, फिर आपका प्रेम हो गया। और मास्लो के अनुसार शारीरिक आवश्यकताएं किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? निचले स्तर की है। या आपने मास्लो पढ़ा होगा तो आप इसे कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास्लो के अनुसार व्यक्तित्व वर्धन, उपयुक्तता, स्वतंत्रता आदि की भावनाएं किस आवश्यकता से जुड़ी हैं? किससे जुड़ी हैं? तो करेक्ट आंसर है शारीरिक आवश्यकताएं। 148 का राइट आंसर हो जाएगा सम्मान की आवश्यकता है उनका इसका। क्यों? देखिए इसलिए क्योंकि देखिए मास्लो के अनुसार व्यक्तित्व वर्धन, उपयुक्तता, स्वतंत्रता की भावनाएं किस आवश्यकता से जुड़ी हैं? तो सम्मान की आवश्यकता से जुड़ी हैं, याद रखना। ओके। एंड मास्लो के अनुसार सम्मान पाने की आवश्यकताओं में शामिल है, क्या शामिल है? पहचान की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा, स्वीकृति की इच्छा। 149वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। एंड व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है, तो विस्तृतता, प्रयत्नशीलता, विनोद प्रियता, सभी। एंड मास्लो का मानना है कि सम्मान की आवश्यकताओं की संतुष्टि से व्यक्ति में गुण का विकास होता है, शक्ति, आत्मविश्वास, उपयुक्तता, सभी। व्यक्ति की मेटा आवश्यकताएं देखिए न्याय है, सरलता है, क्रम है, सभी हैं। ओके। अगला प्रश्न है, मास्लो का मानना है कि जब व्यक्ति में के आत्मसम्मान की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है तब व्यक्ति में गुण विकसित होता है, लाचार, हतोत्साहित, कमजोर, सभी। व्यक्ति की मेटा आवश्यकताएं सभी हैं, अनिवार्यता, अद्वितीयता, संपूर्णता। एंड व्यक्ति की आत्मसम्मान की आवश्यकता निर्भर करती है व्यक्ति की योग्यता पर, व्यक्ति की क्षमता पर, दोनों पर ही करती है। व्यक्ति की मेटा आवश्यकताएं ये सभी हैं। ओके। एंड जब व्यक्ति आत्मसम्मान की आवश्यकता पूरी कर लेता है तब उसमें आवश्यकता होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं जागृत होती है, अगर आत्मसम्मान की उसकी आवश्यकता पूरी कर लेता है तो। व्यक्ति की मेटा आवश्यकताएं सभी हैं। एंड मास्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंचने के लिए आवश्यक है आत्मसम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति, मेटा आवश्यकताओं की पूर्ति, बिल्कुल सभी करेक्ट आंसर है, यानी कि दोनों इसका राइट आंसर है। व्यक्ति की मेटा आवश्यकताएं ये सभी हैं। ठीक है। मास्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं व्यक्ति में तभी उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, यानी कि आत्मसिद्धि में पहले शारीरिक, सुरक्षा, फिर स्नेह यानी कि प्रेम, फिर आत्मसम्मान, फिर है आत्मसिद्धि। 5 आवश्यकता यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। आत्मसिद्धि की अवस्था तक व्यक्ति नहीं पहुँच पाता क्योंकि यह सबसे कम प्रबल आवश्यकता है और अन्य आवश्यकताओं में यह आवश्यकता सरलता से दब जाती है, दोनों ही हैं। आत्मसिद्धि यानी कि आत्मसिद्ध व्यक्तियों में अधिक मात्रा में होते हैं प्रजातांत्रिक मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से घनिष्ठ संबंध होता है, अभिप्रतियाँ होती हैं, सभी करेक्ट आंसर है। एंड मास्लो के अनुसार मेटा आवश्यकताओं का कोई नहीं होता, कोई पदानुक्रम नहीं होता इसका। ठीक है।
अगला है आत्मसिद्ध व्यक्तियों में पाई जाती हैं, ये सभी हैं। और नेक्स्ट है मास्लो ने आत्मसिद्ध व्यक्तियों के लक्षण बताए हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों पढ़ लेना। एंड आत्मसिद्ध व्यक्ति होते हैं साहसी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, निर्णायक होते हैं, सभी होते हैं। आत्मसिद्ध व्यक्ति पसंद करते हैं स्वतंत्रता और स्वायत्तता दोनों ही, करेक्ट आंसर है। आत्मकेंद्रित व्यक्तियों का व्यवहार होता है, आत्मकेंद्रित व्यक्तियों का व्यवहार होता है। 169वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका समस्या केंद्रित होता है। ठीक है, 169वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्या केंद्रित। आत्मसिद्ध व्यक्तियों में भ्रांति नहीं होती, साधन और साध्य की किसी की भी नहीं होती है, दोनों की नहीं होती, क्योंकि उसको लक्ष्य भी मिल जाता है, उसको साधन से ही मिल जाता है अपने लक्ष्य की ओर, तभी आत्मसिद्धि उसको मिल जाता है। और विकास का नियम है, विकास बहुमुखी एवं बहुआयामी होता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट आंसर हमारा दाई है। एंड अगला प्रश्न है, आप लोग सोच रहे होंगे ये पढ़ा क्या रही है, इतनी फास्ट चीज़ आ रही है। तो देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि ये टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा इस वीडियो को देखने से। विकास का आयाम है, विकास के आयाम होते हैं तो सभी हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन द। ठीक है, एंड व्यक्ति के विकास का आयाम है, सभी हैं। ठीक फ्रेंड, एंड अगला हमारा प्रश्न है, गर्भाधान में विकास होता है, गर्भाधान में अत्यंत तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा धीमे हो जाता है। ठीक है, अत्यंत तीव्र होता है गर्भाधान में, और वयस्संधि अवस्था दोनों ही है। और बाल्यावस्था में विकास की गति देखिए थोड़ी सी धीमी हो जाती है, यानी कि मंद हो जाती है, और तीव्र गति से विकास होता है। फिर शैशवावस्था और किशोरावस्था में तीव्र गति से ही होता है, ये भी आपने पढ़ रखे हैं। एंड शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र हो जाती है, शैशवावस्था में तो तीव्र होती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इतने कर लिए हैं। एंड अगला हमारा जो प्रश्न है, सामाजिक संदर्भ में विकास को प्रभावित करने वाली संस्था है, तो सभी हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर सार्वभौमिक कहेंगे हम। ठीक है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ओके, अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक संदर्भ में विकास प्रभावित होता है, सभी से होता है। वयसंधि अवस्था में विकास की गति है तीव्र है, कैसी गति है, तीव्र है। अब यहाँ पर दो तीव्र लिख दिए हैं, यानी कि अत्यंत तीव्र होती है। कैसी होती है, अत्यंत तीव्र होती है। किशोरावस्था में विकास की गति होती है अत्यंत तीव्र। 83 का भी यही हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर तो आपकी अत्यंत तीव्र होती है, शैशवावस्था में भी और इसमें भी, लेकिन किशोरावस्था में तीव्र होती है, न ज़्यादा तीव्र होती है न ज़्यादा धीमी होती है, तो तीव्र होती है। एंड एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश जहाँ बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया जाता है, तो दोनों ही करेक्ट आंसर है, सोचने वाली बात है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति, संवेदना, एकाग्रता तथा सोचने समझने की क्षमता का विकास किस विकास के अंतर्गत आता है, ये किसके आता है, मानसिक तथा बौद्धिक। 185 का बार हो जाएगा। एंड एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश जिसमें महिलाओं को निचले पायदान पर रखा जाता है, तो ये सभी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। और विकास के साथ खास गति कब प्रारंभ हो जाती है, तो प्रौढ़ावस्था में। बच्चे के सांस्कृतिक संदर्भ में उसका विकास प्रभावित होता है उसके, यानी कि 188 का राइट आंसर हो जाएगा, दाई हो जाएगा, उसके संस्कारों से, उसकी आस्थाओं से और ये सब। ठीक है, तीव्र ह्रास की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है, तो वृद्धावस्था में होती है तीव्र। ओके, अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास पर प्रभाव डालने वाला सामाजिक साधन है, तो सभी हैं। विकास का क्रम कब प्रारंभ होता है, गर्भाधान से प्रारंभ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश जहां बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। भारतीय परिवेश में बचपन से सिखाया जाता है, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी उपयुक्त सभी। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति की दर रहती है, एक समान नहीं रहती है भैया, अलग अलग होती है, तो यहाँ पर एक समान नहीं। एंड सांस्कृतिक
भिन्नता के कारण अमेरिका के अधिकांश वृद्ध मजबूर हैं वृद्धाश्रम में रहने के लिए और एकाकी जीवन बिताने के लिए। सभी करेक्ट आंसर है। विकास को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि रुक रुक कर विकास नहीं होता है। और बालकों के विकास पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया गया। हमारा 197वां प्रश्न है कि बालकों के विकास पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा एरिक एरिक्सन ने ये कहा है, यानी कि बालकों के विकास पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया है। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है प्रश्न कि जो बालक का विकास है वो उस पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? एरिक एरिक्सन ने किया है। एंड उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों का विकास निम्न सामाजिक स्तर की तुलना में मंद गति से होता है, नहीं तीव्र गति से होता है। उच्च स्तर का पूछा तो तीव्र गति से होता है। देखिए ये आपको भी जो मैंने आपको बताया ना सेकंड सेमेस्टर की, उसमें आपको मिल जाएगा एरिक्सन का भी, ठीक है, वो पढ़ लेना। एंड अगला प्रश्न है, धार्मिक संस्था जो बालक के मन मस्तिष्क पर बचपन से स्थायी प्रभाव छोड़ती है। सभी हैं। बच्चे के व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करने वाला सामाजिक वातावरणीय कारक है। सभी हैं। एंड किशोर बच्चों पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव परिलक्षित होता है। सभी हैं। और बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव छोड़ने वाला साहित्यिक साधन है। ये भी सभी हैं। सर्वाधिक तीव्र विकास की गति होती है जन्म से पूर्व है, यानी गर्भाधान में, और जन्म के 1 वर्ष बाद शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। जन्म के 1 वर्ष बाद देखिए धीमी हो जाती है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ये बाल अवस्था की बात हो जाती है वैसे भी। और अब हम 204 प्रश्न पर पहुँच चुके हैं। और आत्म अवधारणा के संदर्भ में आप वास्तव में यह चाहते हैं कि आप पोते कहलाता है। पोते आत्म छवि, ठीक है।